नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं लॉकडाउन मैथ टेस्ट 6 का डिस्कशन आपके सामने लेकर के आया हूं और आप मैथ टेस्ट 6 के क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पटना पर आप जाइए और वहां से पीडीएफ को अपलोड कर लीजिए, ठीक है। और बाकी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दे रहा हूं। और जहां तक टेलीग्राम की बात है तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लिंक के थ्रू जाकर के आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ टेलीग्राम से अपलोड कर लीजिए और बाकी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम बढ़ते हैं। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन से है। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 8 का 15-6 प्लस बिग ब्रैकेट है बाबू और छोटी ब्रैकेट के अंदर में दे रखा है 27-3, छोटी ब्रैकेट बंद हो गया, डिवाइड में 6 है और -4, बड़ी ब्रैकेट बंद हो गया। और इसी को बोल रहा है सरलीकृत मान कितना होगा, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चंस करा इसकी वैल्यू कितना होगी। तो देखिए, सबसे पहले बोर्डमास का रूल होता है VBODMAS, भी बोर्डमास। V का मतलब होता है वीनी कॉलम। क्या होता है? वीनी कॉलम। वीनी कॉलम जिसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ बोलते हैं, ठीक है, रेखा कोष्ठ। और इसकी क्रिया सबसे पहले होती है। फिर इसके बाद बी फॉर ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया, फिर मंझली कोष्ठ की क्रिया और फिर सबसे लास्ट में बड़ी कोष्ठ की क्रिया होती है। ओ मतलब ऑफ होता है। ऑफ मतलब होता है का मतलब गुणा होता है। डी मतलब समझ रहे हैं डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी बातें हैं और यही नियम का यूज करके इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और देखिए, क्वेश्चंस ये सेकंडों में आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कॉपी पर फिलहाल इस क्वेश्चंस को नोट नहीं करना है। सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया होती है तो 27 में से 3 घट जाएगा बाबू, ये 24 हो जाएगा आपका। देख लीजिए सब लोग। अब यहाँ पर बड़ी कोष्ठ के अंदर में दो साइन है, एक भाग का है और दूसरा माइनस का है। अब आप हमको बताइए कि भाग का क्रिया पहले होता है कि माइनस का होता है। तो BOD पहले डिवाइड का क्रिया होता है। तो 6 से हम 24 में भाग देंगे तो हमारे ख्याल से 6 चौके 24, 4 12 में भाग लगेगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग बोर्ड पे। अब ये 4 - 4 कट जाएगा तो क्या हो गया? ये 0। यानी हम कह सकते हैं प्लस के बाद ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर का है, माइनस है और जोड़ है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले का क्रिया होता है तो का मतलब क्या होता है? गुणा। तो बोलिए 15 × 8 = 120 और माइनस कितना? 6, प्लस 0 है, 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 120 में से 6 घट जाएगा, 114 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए, उम्मीद है इस प्रश्न को आप समझे होंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर cos थीटा की वैल्यू जो है वो दे रखा है आपका 2p/p² + 1, ठीक है। और हमसे sin थीटा का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। sin थीटा का मान पूछ रहा है। अब यहां पर जहां तक ऑप्शन की बात है तो मैं ऑप्शन लिख दूं। ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें लिख रखा है 2p/p² + 1। ऑप्शन नंबर ए है बाबू। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है p² + 1/p² - 1। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो p² - 1/p² + 1। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो 2p/p² - 1 है, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे रखा है। अब sin थीटा का वैल्यू निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये आपसे पूछता है। अब देखिए यहां पर p के फॉर्म में कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कह सकते हैं प्रॉब्लम होगा या फिर कह सकते हैं टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो ऐसा करिए ना, p के जगह पर आप कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि ये कांस्टेंट बन जाए और कैलकुलेशन में हमें सुविधा हो। तो मैंने p के जगह पर 2 ले लिया, ठीक है। p बराबर मैंने 2 ले लिया। तो अब बताइए बाबू कि जब p बराबर हम 2 ले लिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 और नीचे में 2 का स्क्वायर, 4 और 1 5। तो cos थीटा की वैल्यू इतना हो गया। अब आप हमको बताइए कि cos थीटा क्या होता है? तो आप कहिएगा b/h होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो क्या परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं?
परपेंडिकुलर बराबर पता है रूट अंडर एच स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस बेस स्क्वायर 4 का स्क्वायर। देखिए 25 में 16 घट गया, 9 का वर्गमूल कर दिया तो कितना 3 हो गया, यानी परपेंडिकुलर मेरा 3 हो गया। अब आप हमको बताइए कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप सब लोग जानते हैं होता है बाबू p बाई एच। तो p की वैल्यू कितना है 3 है और h की वैल्यू कितना है 5 है, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए 3/5। तो साइन थीटा के लिए कौन सा ऑप्शन होगा यही प्रश्न है। तो जानते हैं जो ऑप्शन में p की वैल्यू 2 रखने से 3/5 आएगा वही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर सी में ऐसा होने वाला है। आप 2 रख के देखिए p की जगह पर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 1 घट गया तो 3 देख लीजिए, और 2 का स्क्वायर 4 में 1 जुड़ गया 5, 3/5। तो हम ये कह सकते हैं कि cos थीटा अगर 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 है तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1। आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं p की वैल्यू 2 क्यों रखे, तो कांस्टेंट बनाने के लिए। हम देख पा रहे हैं कि अगर ये कांस्टेंट बन जाएगा तो चीजें बहुत आसानी से आप p/h लिख सकते हैं, और आंसर कंफर्म करने के लिए p की वैल्यू को आप ऑप्शन में रखेंगे और जो 3/5 देगा वही ऑप्शन आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू सब लोग पढ़िए। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर, छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम रोम्बस एक बनाते हैं। देखिए यही आपका रोम्बस है, इसको बोलते हैं रोम्बस। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, तो ये समचतुर्भुज है। और इसकी एक भुजा की लंबाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ऐसे में आपको बता दूं 10 10 10 10 चारों होगा। और छोटा विकर्ण की वैल्यू दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। ये जो है वो आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर D1 का मतलब पहला विकर्ण है 12 सेंटीमीटर। देखिए इसका एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट होता है, कंसेप्ट आप जानिए कि विकर्ण एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। आप जान लीजिए समचतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण होता है एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करना। तो देखिए मैंने यहां से एक और विकर्ण खींच दिया। अब दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भाग में बांटेगा। अब बताइए कि ये छोटा वाला विकर्ण 12 है और 2 बराबर भाग में बांट दिया तो ये बाबू कितना हो गया, यहां से यहां तक 6 हो गया। अरे हुआ कि नहीं। अब देखिए ये बन गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें मार्कर चल रहा है। अब बताइए यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया 10 और ये 6 हो गया, तो आपको लग रहा है ट्रिपलेट से 8 होगा। अरे इधर वाला 8 होगा नहीं, 8 6 10 ट्रिपलेट होता है। अब ये समद्विभाजक होता है तो 8 अगर इधर है तो 8 इधर भी होगा, तो पूरा बताइए विकर्ण कितना हो गया 16। यानी हम कह सकते हैं D2 इक्वल टू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछता है बाबू, एरिया पूछता है। मैं आपको बता दूं एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 इंटू D2 होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ D1 इंटू D2। तो देखिए हाफ और D1 की वैल्यू पहला विकर्ण कितना है बाबू 12 है और दूसरा विकर्ण कितना है 16 है। तो 2 से कट जाएगा 6 बार में और 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं बहुत ही वीवीआई कांसेप्ट है रोम्बस के लिए, आपको पता होनी चाहिए। क्या है कांसेप्ट, तो किसी भी रोम्बस का दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है और यहां से एग्जाम में बहुत प्रश्न आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन पढ़िएगा। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि। देखिए एक निश्चित अवधि के लिए मतलब समय भी एक निश्चित है, फिक्स है, और किसी निश्चित दर पर रेट भी निश्चित है। निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि, यानी 60,000 रुपए की राशि निवेश किया गया, यानी समझिए 60,000 रुपया क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है 60,000 रुपए क्या है प्रिंसिपल मूलधन। क्वेश्चन कह रहा है जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और बढ़कर 63,654 रुपए हो जाती है। लीजिए 60,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया और किसी निश्चित समय बाद 63,654 रुपया हो गया।
अब कहता है यदि उसी दर पर बट आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेशित किया जाए तो यह बढ़कर कितना हो जाएगा। देखिए सिंपली सी बात है, आप सबको पता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का बेसिक फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n होता है, पता है ना सबको चक्रवृद्धि मिश्रधन का बेसिक फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल दे रखा है बाबू कितना 60,000 दे रखा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रिंसिपल हो गया यहां पर 60,000 और 1 प्लस R बाई 100, रेट तो नहीं पता है और समय को मैंने ले लिया जानते हैं क्या 2n ले लिया, समय को कितना ले लिया 2n। अब क्यों 2n लिए इसका जवाब अभी हम दे रहे हैं। और बराबर कितना तो 63,654, ठीक है 63,654 आपका हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो ये मैं देख पा रहा हूं 6 से ही कट रहा है, 6 से ही कट रहा है बाबू कितने बार में 10,000 बार में, और 6 से ही कट रहा है, काटिए ना 6 कम 6 और 6 छक 36 और 6 नवा 54, 10,609 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n, देखिए दाहिने साइड क्या लिख सकते हैं 10,609 और बटा में कितना लिखेंगे 10,000, अरे ये गुना से भाग में जाएगा ना। अब देखिए यहां पर पावर है 2n लेकिन मैंने लिखा n, तो ये जो 2 है वो समझिए स्क्वायर है और स्क्वायर उस तरफ किस में चला जाएगा वो रूट में चल जाएगा, किस में चला जाएगा रूट में चला जाएगा। तब आप देखिए जरा नीचे में जरा ध्यान दीजिए सब लोग, तो 10,000 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा आपका 100 और 10,609 का जो वर्गमूल है वो मैं देख पा रहा हूं 103 हो जाएगा, ठीक है 103 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस R बाई 100 पावर n की वैल्यू इतना हो गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब सब लोग आगे बढ़िए, आपने ये जो 63,654 रुपए किया है वो 2n समय में किया है, कितने में 2n समय में। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि उसी दर पर मतलब रेट वही आ रहा है आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाए तो कितना हो जाएगा, मतलब आपसे एक नया अमाउंट पूछ रहा है और प्रिंसिपल वही है 60,000, तो लिख दिए P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और जहां तक समय की बात है तो इसका हाफ है। देखिए मैं क्वेश्चंस को पढ़ चुका था कि आगे का समय आधा दिया हुआ है, तो इसी वजह से मैंने यहां पे 2n लिया था, क्योंकि अगर यहां पे 2n ले लेंगे तो आगे के समय में क्या हो जाएगा पावर समय n हो जाएगा आधा, अगर n लेते तो फिर n/2 थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता। तो आगे मैं पढ़ लिया था कि आधा समय हो रहा है, यही वजह है कि मैंने यहाँ पे 2n लिया था, तो यहाँ 2n तो यहाँ n हो जाएगा। अब देखिए बाबू सब लोग जल्दी से 60,000 और अभी इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 103 बटा में कितना 100, अरे निकाले हैं कि नहीं बैठा दिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 103 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे बाबू तो 618 पर 2 जीरो यानी 61,800 रुपया पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू ए होगा। तो ये रहा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। आपको इसमें थोड़ा सा होशियारी दिखाना है कि आगे समय आधा बोल रहा है, यही वजह है कि मैंने 2n लिया और 2 मतलब स्क्वायर है तो उस तरह भेज दिए रूट में, तो पावर n वाला का वैल्यू आ गया 103/100 और अगले बार में इसकी वैल्यू के जगह पर हम 103/100 यूज कर लिया, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, आधे समय में जस्ट इतना हो जाएगा 61,800। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू अगले 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए बाबू। क्वेश्चन कह रहा बैगों पर 29% की छूट थी। देखिए अगर आप बैग खरीदते हैं तो 29% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा वहां पर ये है। कहते एक महिला ने एक बैग खरीदी और उसे नगद भुगतान करने पर 12% की छूट मिली। मतलब ये है 29% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक महिला नगद देती है मतलब एट ए टाइम पैसा देती है, इसलिए उसको 12% का एक और डिस्काउंट मिला, मतलब कुल मिलाकर के उसको 2 डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने 312 रुपए 40 पैसे का भुगतान किया, मतलब 312 रुपए 40 पैसे में खरीद लिया, तो बैग पर टैग की गई कीमत कितना था, मतलब बैग पर कितने रुपए प्रिंट था वही आपसे पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं प्रिंटेड प्राइस को हम लोग एमपी बोलते हैं, जिसको मार्केट प्राइस अंकित मूल्य।
अंकित मूल्य जिस वस्तु पर जितने रुपए प्रिंट रहता है वही होता है एमपी होता है। तो यही आपसे पूछ रहा और मैं देख पा रहा हूं इस पे 29% का डिस्काउंट दिया गया है। आप बताइए बाबू 100% होता है एमपी, अब अगर इसमें 29% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो आपका जानते हैं 69% हो जाएगा। विक्रमुल बैंक का कितना हो जाएगा 69%। लेकिन महिला नगद पैसा दी है इसलिए उसको 12% का और छूट मिला है, तो यहां पर 100 माइनस 12 88/100। और इसके बाद इस वस्तु की कीमत जानते हैं कितना रह गया 312.4 रह गया आपका। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका अर्थ समझ रहे हैं, इसका 69 का अर्थ समझ रहे हैं 100 माइनस 29, 88 का अर्थ समझ रहे हैं 100 माइनस 12। ठीक है, 29% का छूट तो 100 माइनस 29/100, 12% का फिर छूट तो फिर 100 माइनस 12/100, तीसरा छूट और आता तो फिर 100 माइनस उतना करते, और 2 छूट देने के बाद इस वस्तु का कीमत इतना हो गया। अब यही एमपी हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो जल्दी से जरा इसको काटिएगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि 4 से इसको अगर हम काट देते हैं तो 22 बार में, और 4 से अगर इसको हम काट देते हैं तो कितने बार में 25 बार में। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए बाबू, ये 100 जाकर के अगर यहां गुना होगा तो डेसिमल भी हटेगा और एक जीरो भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो कुछ कट रहा है, कुछ तो कटना चाहिए। देखिए 22 से जरा काटिए तो 22 से कम 22 हो गया, और ये 9 पर 2 92, तो 22 का 88 और 22 दूना 44, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 69 से कटेगा क्या, देखिए बाबू यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 100 में से 29 घटाएंगे तो 71 होगा। ठीक है ना, 71 होगा। अब 71 से बाबू देखिए 20 बार में कट रहा है, तो यहां पर मेरा एमपी निकल गया, ये 25 जाकर के 20 में गुना हो जाएगा तो 500 रुपया आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चंस को भी आप अपने सामने रखिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको मजा आएगा। पीडीएफ में कुछ समय पहले देता हूं 3:30 बजे, आप क्वेश्चंस आधे घंटे बनाइए, फिर लगभग 4 बजे हम आपको वीडियो का सॉल्यूशन दे देते हैं। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, पढ़िएगा जरा। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक रेलगाड़ी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 360 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, देखिए तो उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। जाहिर सी बात है अगर ट्रेन अपनी स्पीड को बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा। वही कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर घंटा जब स्पीड को बढ़ा लेता है तो 3 घंटा कम समय लगता है। तो क्वेश्चन कर रहा है रेलगाड़ी का जो जेन्युइन स्पीड है वो कितना है। तो देखिए रेलगाड़ी के जेन्युइन स्पीड को मैंने v मान लिया। ठीक है, रेलगाड़ी का जो वास्तविक जो चाल है उसको मैंने v मान लिया। तो एक बात बताइए बाबू कि 360 किलोमीटर की दूरी अगर v स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, इतना समय लगेगा। लेकिन आप हमको बताइए क्या अपने जेन्युइन स्पीड से रेलगाड़ी चली? नहीं, ये दूरी जो 360 किलोमीटर है उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से चला है। जो उसका जेन्युइन स्पीड है उससे थोड़े चला है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। अब आप हमको बताइए बाबू कि जब स्पीड को बढ़ा देगा ट्रेन तो वैसी स्थिति में इसको टाइम कम लगेगा। ये भी तो टाइम ही है, दूरी बटा चाल क्या होता है समय। लेकिन ये समय 3 घंटा कम है पहले के कंपैरिजन में, तो क्या दिक्कत है, इसमें से इसको घटा दिए और बराबर क्या कर दिया 3। अब हमसे यही बोल रहे हैं कि v का मान बताओ कितना है। तो देखिए आपके पास यहां पर 2 रास्ते हैं। एक तो आप इसको एलसीएम करेंगे तो v इंटू v प्लस 10, मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा तो सॉल्व करने में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो आप ऑप्शन का यूज करिए, और ऑप्शन के प्रयोग से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कि कौन सा ऑप्शन भी के जगह पर रखे जिससे कि ये चीजें, ये समीकरण क्या हो जाए, सेटिस्फाइड कर जाए। तो मैं देख पा रहा हूं, आप भी जरा ऑप्शन देख करके ट्राई करिए। मैं देख पा रहा हूं 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आंसर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 30 हम बैठा देंगे तो 12 बार में कट जाएगा। देखिए बाबू, और 30 और 10 40, 40 बैठाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा, और 12 में से 9 घटा 3, क्या सेटिस्फाइड कर रहा है 30 के नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब
ट्रेन की जो जेन्युइन स्पीड है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बोलता है कि बढ़ा हुआ स्पीड बताओ तो वैसी स्थिति में आंसर कर देते 30 + 10 40 कर देते। उम्मीद है आप सभी को बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लीजिए बाबू, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इसमें मैं देख पा रहा हूं a² + b² = 88 दे रखा है और इसके बाद ab की वैल्यू आपका 6 दे रखा है और एक कंडीशन क्या है कि a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0, मतलब a और b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होनी चाहिए। तो आपसे बोल रहा है aq + bq की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, aq + bq की वैल्यू कितना होगा। तो एक बात हमको बताइए, मैं देख पा रहा हूं a² + b² 88 और ab बराबर 6 है। जरा सोचिए, क्या आप सोच सकते हैं? सोचिए वह कौन सी दो वैल्यू है जिसको गुणा करे तो 6 आ जाए और स्क्वायर करके जोड़ दे तो 88 आ जाए। तो हमें लग रहा है ऐसा कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं हो सकता है। जैसे 3 × 2 = 6 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 हो रहा है, लेकिन है कितना 88 है। तो हम ये कह सकते हैं कि a और b का वैल्यू कोई इंटीजर नहीं होगा यहां पर। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? कुछ कुछ प्रश्न ऐसा होता है जिसमें a और b की कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाता है और अगर सेटिस्फाइड कर जाता सपोज तो उसको सीधे यहां बैठा देते, आपका उत्तर हो जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लागू हो ही। तो कैसे करेंगे? तो आप हमको सिंपली एक बात बताइए, a + b का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? a² + b² + 2ab। अरे होता है कि नहीं? ठीक है, होता है कि नहीं? आप बताइए a² + b² की वैल्यू बाबू कितना 88 और ab की वैल्यू 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, तो कितना हो गया बाबू? 100 हो गया। 100 हो गया a + b के होल स्क्वायर का। मैं पूछ रहा हूं a + b का मान कितना? 10 नहीं होगा? और ये स्क्वायर को भेज देंगे रूट में तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो a + b का मान 10 और ab का मान कितना? 6। तो क्या aq + bq की वैल्यू नहीं निकलेगा? जल्दी से बोलिए अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है? तो हम कहेंगे a + b का होल क्यूब -3ab * a + b होता है। अब बताइए a + b की वैल्यू कितना? 10 है और 10 का क्यूब अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, और ab की वैल्यू कितना? 6 और a + b की वैल्यू कितना? 10। देखिए 10 6 60 × 3 कितना हो जाएगा? 180 और 1000 में से अगर 180 घटा देते हैं सपोज तो 820 से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम यही कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप तब कर पाएंगे जब आपके पास ये अलजेब्रिक फार्मूला रहेगा। ये अलजेब्रिक फार्मूला होनी चाहिए और ये होना। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 में x - 1/x की वैल्यू आपका 10 दे रखा है और हमसे पूछता है x³ - 1/x³ की वैल्यू कितना होगा। देखिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, इधर भी क्यूबिंग कर दीजिए। बोलिए a - b का होल क्यूब पता है ना? चलिए बोलिए a³ - b³, तो आपका हो गया x³ - 1/x³। फिर क्या होता है? -3ab। देख लीजिए 3ab यानी a के जगह पर x और b के जगह पे 1/x और इनटू a - b यानी x - 1/x। और 10 का क्यूब बाबू कितना हो गया? 1000 हो गया। अब देखिए x तो खत्म हो गया और x - 1/x की वैल्यू 10 है, तो यहां पर हम 10 बैठा देंगे। तो बोलिए x³ - 1/x³ की वैल्यू कितना होगा? तो देखिए 10 × 3 कितना? 30। किसमें है? माइनस में, तो ये उस तरफ चला जाएगा प्लस में। अब बोलिए 1000 तो पहले से था और 10 या 30 उस तरफ और जाके जुट गया, तो बताइए उत्तर कितना हो जाएगा? 1030 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो ये जैसे आपका कंसेप्ट जो था वो बेसिक कंसेप्ट था, सिंपली कुछ नहीं किए, a - b का होल क्यूब में इसको तोड़ दिए। एक और चीज है, एक और कंसेप्ट जिसके माध्यम से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि x - 1/x की वैल्यू अगर a है, देखिए मैंने इफ लगा दिया, यदि तो आप कह सकते हैं देन x³ - 1/x³ = a³ + 3a। इस पे फोकस करना है, a³ + 3a। देख लीजिए बढ़िया से, x - 1/x की वैल्यू a है तो x³ - 1/x³ की वैल्यू a³ + 3a होता है। तो मैं देख पा रहा हूं x - 1/x की वैल्यू 10 दे रखा है, इसका मतलब a का मान कितना है बाबू? 10 और इसका मान निकालना है। तो देखिए इस फॉर्मूले में 10 बैठा दिए, जल्दी बैठाइए। 10 का क्यूब और -3 × 10
ठीक है, तो 10 का क्यूब कितना हो गया बाबू, सॉरी प्लस ना, प्लस यहाँ पर 10 का क्यूब 1000 और 30 जोड़ दिए तो 1030 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप दोनों में से दोनों मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा सब लोग। कहता है ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में, 20 दिन में और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर काम करते हुए वो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है डायमंड वर्क का। ए अकेले 10 दिन में, बी अकेले 20 दिन में, सी अकेले 60 दिन में, तो क्वेश्चंस करेंगे जब तीनों जना मिल जाएगा तो कै दिन में करेगा। तो आप सिंपली आप ये तीनों का एलसीएम बताइए कितना होगा, तो 60 होगा। अरे होगा कि नहीं, तो 60 जो भी एलसीएम होता है उसको बाबू हम बोलते हैं टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करें तो 6 हो गया, इससे इसे डिवाइड करें 3 हो गया, ये 1 आपका हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए जरा, टोटल काम कितना है, 60 है और तीनों आदमी को मिलके करना है। देखिए यह ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, सी का 1 दिन का काम। और बताइए जब तीनों मिल जाएगा तो वैसी स्थिति में 6 और 3 9 और 1 10, तीनों का 1 दिन का काम 10 हो जाएगा। और आप ही बताइए जरा कि तीनों मिल जाए तो 1 दिन में करेगा क्या काम, 10 काम। और काम कराना है कितना, 60 काम। तो बताइए तीनों मिलके कई दिन में कर देगा, तो भाग दे दीजिए ना, 6 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 सब लोग पढ़िएगा। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी। लैंग्वेज को समझना है। 5 सदस्य है एक फैमिली में, 5 को मेंबर है और 10 साल पहले एवरेज कितना था, 38। 10 साल पहले एवरेज 38 था। अगर आज का कोई एवरेज कह देना तो आपका हो जाएगा 48। क्यों, 10 साल पहले एवरेज 38 है, आज का एवरेज पूछ रहा है तो 10 साल समय बढ़ाना। और मैं आपको बता दूं कि एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका टाइम होता है, समय होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितना समय बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा। तो 10 साल पहले अगर एवरेज 38 था तो आज कितना हो जाएगा, 48। कितने सदस्य का, 5 सदस्य का। तो आप हमको बताइए कि 5 सदस्य की प्रेजेंट जो एज होगा वो 48 गुना 5। अरे औसत 48 है, 5 को सदस्य है तो 48 बचे कितना, 240 वर्ष हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 सदस्य का जो वर्तमान औसत है वो आपका, सॉरी वर्तमान उम्र जो है टोटल वो 240 वर्ष है। अब क्वेश्चन क्या है कि अब 2 नए सदस्य जुड़ जाते हैं। अब बताइए जब 2 को नया सदस्य जुड़ गया तो कुल सदस्य कितना हो गया, 7 को हो गया। अरे हुआ कि नहीं। फिर इसके बाद कहता है कि जिसके उम्र का अंतर क्या है, 8 साल है। ठीक है, उम्र का अंतर 8 साल है। इसका मतलब नए का जो दोनों सदस्य है उसमें एक 8 साल छोट है तो दूसरा 8 साल बड़ है। आगे बढ़ते हैं। अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितना 10 वर्ष पहले थी, तो बोलिए 10 साल पहले कितना है एवरेज, कितना था, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, 38 था। तो वही 38 औसत आज का है, यही 38 औसत आज का है, लेकिन 7 लोगों का है। 5 + 2 नया है वो, तो 7 लोग का जब एवरेज अभी 38 है तो टोटल कितना होगा, 38 गुना 7। तो देखिए बराबर के दाहिने साइड हम 7 लोग का उम्र लिखे तो इधर भी 7 लोग का लिखिएगा ना जी। तो बोलिए 5 लोग का कितना है, 240। और 2 को जो नयका आया है उसमें अगर एगो x साल का तो दूसरा x + 8 साल का होगा। ये है छोटा और ये क्या है, बड़ा। ध्यान दीजिएगा ये 5 सदस्य का उम्र है और ये नया जो दोनों आया है 2 सदस्य का, तो 7 सदस्य का उम्र बराबर 7 सदस्य का उम्र। अब यहां से x की वैल्यू निकालना है, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा, x और x जुटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 2x। और 38 को 7 से आप गुणा करिए तो हमारे ख्याल से कितना हो जाएगा, 8 × 56 6 हो जाएगा, 5 और 7 ये 21 और 5 कितना हो गया बाबू, 26, 266 हो गया। और यहाँ पर 240 और 8 कितना, 248। तो 248 जाकर के 266 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 होगा। अरे नहीं होगा, 266 में से 248 घटाना है, 18 हो जाएगा। 2 से कट गया कितने बार, 9 बार में।
यानी छोटे सदस्य का जो उम्र होगा, x आपने माना था उसका मान 9 आ गया, 9 वर्ष आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, ज्योमेट्री से प्रश्न है, कह रहा है एलडीसी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज का लगभग हमारे ख्याल से 10-12 प्रश्न आपका उसी का है, और बाकी जो आपका 8-10 प्रश्न है वो आपका रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है जिसका बी अधिक कोण है। देखिए एक आपको बनाना है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए एक अधिक कोण त्रिभुज आपको बनाना है। देख लीजिए ये रहा आपका ए बी सी, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब मैं देख पा रहा हूं बी अधिक कोण है, फिर इसके बाद कह सीबी को डी तक बढ़ाया गया। लीजिए सीडी मतलब सी से बी की ओर कहां तक बढ़ाया गया बाबू, डी तक बढ़ाया गया। अब क्वेश्चंस करें एडी सीबी पर लंब है। लीजिए एडी जो है वो सीबी पर क्या है, लंब है, लंब है। एडी ये जो रेखा आपको दिख रहा है ना, ये सीबी पर क्या है, आपका लंब है, सीबी पर लंब है। अब कहता है यदि AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, AB पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है BC इक्वल टू यहां से यहां तक कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD यहां से यहां तक कितना है बाबू 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं टोटल कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, अरे 7 + 4 11 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं AC की वैल्यू होगा कितना। देखिए बाबू AC की वैल्यू निकालना है तो आप हमको जरा बताइएगा ADB, ये बताइए राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का ये कर्ण पता है, देखिए 90 के सामने है, और आधार पता है, तो क्या ये लंब नहीं निकलेगा, जल्दी बोलिए। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस आधार 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया बाबू अंडर रूट 48 हो गया। तो बताइए एडी का लंबाई निकल गया रूट 48। अब आइए जानते हैं किसमें, ट्रायंगल एडीसी में। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ट्रायंगल एडीसी में आइए जरा बताइए, ये आपका परपेंडिकुलर कितना दिया अंडर रूट 48 और बेस यहां से यहां तक 11, तो क्या हाइपोटेन्यूस नहीं निकलेगा, कर्ण। बोलिए कर्ण बराबर AC बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर। आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, मैं जब रूट 48 का स्क्वायर करूंगा तो 48 हो जाएगा, और यहां से यहां तक 11 है तो 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं। अब 121 और 48 बाबू कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल 13, यानी 13 सेंटीमीटर AC का लंबाई हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। सिंपली क्या किए कि ADB एक समकोण त्रिभुज है और ये आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो क्या लंब नहीं निकलेगा रूट 48। फिर ADC में चले गए तो लंब दे रखा है, आधार दे रखा है 11, तो कर्ण निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 मेरा जो है परसेंटेज से है, और क्वेश्चन ये कहता है कि A और B के वेतन का योग 42,000 रुपया है। यानी हम कह सकते हैं दो आदमी है, एक A है और दूसरा B है, और जानते हैं दोनों को जो भी पेमेंट मिलता है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो 4200 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता नहीं है, सॉरी 42,000 रुपये, हमें ये पता नहीं है कि A को कितना पेमेंट मिलता है और B को कितना मिलता है, बट ये पता है कि दोनों का सम कितना है 42,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A अपने वेतन का 75%, जरा ध्यान दीजिएगा, A अपने वेतन का 75% और B अपने वेतन का 90% खर्च करता है। अगर उसकी बचत समान है तो A का वेतन कितना होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति जितने भी रुपए कमाए, 2 रुपए कमाए, 200 रुपए कमाए, 20,000 रुपए कमाए, 2 लाख रुपए कमाए, कितने भी रुपए कमाता है अगर महीने का, वो अपने आप में 100% होता है। परसेंट में किसी की कमाई ज्यादा या कम नहीं होती है, ठीक है। परसेंटेज हमेशा वेतन का 100% होता है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बचत समान है। देखिए यही पॉइंट जो है समझना है, बचत समान है, यही इस क्वेश्चन का क्लू है, और इसी का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बचत समान है तो जरा बताइए कि A का वेतन कितना अपने आप में 100%, 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना है, जल्दी बोलिए, 25% बचा दिया। A का बचत हो गया।
फिर कहता है कि बी 90% खर्च कर देता है। बोलिए बाबू कमाया था कितना 100% और 90% खर्च कर दिया तो बचा कितना 10% बच गया। तो ये रहा बी की बचत और ये रहा ए की बचत। इक्वल क्यों कर दिया क्योंकि बचत समान है। जल्दी से काटिए फटाफट, 5 से कटेगा ये 5 बार में और 5 से कटेगा 2 बार में। रेशियो पता है ना उल्टा होता है, ए का रेशियो उधर वाला और बी का रेशियो इधर वाला। क्लियर बात। रेशियो उल्टा, दूर का ढोल सुहावन, आदमी को दूसरा का संपत्ति बढ़िया लगता है। वही बात है यहां भी, ए का रेशियो 2 बी का रेशियो 5 तो 2:5 हो गया, 2:5 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन कितना होगा। तो देख लीजिए यहां पर ए और बी के वेतन का रेशियो निकल चुका है, ए और बी का वेतन का रेशियो निकल चुका है और कुल वेतन 42,000 दिया है। एक बात और यहां बताना चाहेंगे, कुछ लोग के मन में ये सवाल चलता है कि सर यहां पर बचत बराबर बचत किए तो रेशियो वेतन का कैसे निकल गया। तो हम कुछ लोग इसको बचत का रेशियो समझते हैं, तो मैं कहूंगा बचत का रेशियो कहां है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बचत बराबर है। अगर बचत का रेशियो अगर कहना पूछे ना तो 1:1 हो जाएगा। बराबर बराबर चीज के बीच का रेशियो 1:1 होता है। तो बचत बराबर है तो रेशियो तो 1:1 होगा। ये जो रेशियो निकला वो किसका निकला, वेतन का। देखिए बचत ए को बचत नहीं कहेंगे, ए के साथ 25% गुना में है तब बचत, बी के साथ 10% गुना में है तब बचत, बी के साथ 90% गुना करेंगे तो खर्च हो जाएगा, ए के साथ 75% से गुना करेंगे तो खर्च हो जाएगा, लेकिन अकेला ही रहेगा, अकेला बी रहेगा तो वेतन का लगेगा। ये बात याद रखिएगा। तो वेतन का रेशियो निकल गया और कुल वेतन है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ए का वेतन बताओ, तो सिंपली क्या करना है 42,000 को इस रेशियो में बांट देना है। जल्दी बांटिए, 5 2 7 और 7 अनुपात बराबर 42,000 तो 1 अनुपात बराबर 6,000। तो ए का वेतन पूछता है तो 2 अनुपात बराबर 12,000। उम्मीद है इस रेशियो में आप 42,000 को बांट सकते हैं और ए का वेतन 12,000 आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 13, 8,000 रुपए को आप देख सकते हैं यहां पर 8,000 रुपया जो है वो टोटल आपका गिवन है, दिया हुआ है। एबीसी में इस प्रकार वितरित करना है कि उन्हें क्रमशः 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। लीजिए 8,000 रुपया बांटना है 3 आदमी के बीच, ए बी और सी के बीच। और जानते हैं 3 तरह का नोट है। 500 रुपए का नोट है बाबू, 200 रुपए का नोट है और 100 रुपए का नोट है। 3 तरह का नोट है। ये रेशियो हम कह सकते हैं नोट का है, ये नोट का रेशियो है। ठीक है, ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है रेशियो का, उसमें बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 3 तरह का नोट है, 3 तरह का नोट है। ये नोट का टाइप जिस प्रकार कॉइन का टाइप नहीं रहता 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, वैसे ही नोट का टाइप ये है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि उसके द्वारा प्राप्त राशि 15 2 और 3 के रेशियो में। लीजिए 15 अनुपात 2 अनुपात 3, ये जो रेशियो आप देख पा रहे हैं ये आपका किसका है, तो हम कह सकते हैं प्राप्त राशि का। ये धन का रेशियो है, ये धन का रेशियो है। तो हमसे क्वेश्चन से ही बोल रहा है बाबू कि नोट की संख्या, नोट की संख्या का रेशियो कितना होगा। तो आप सीखिए जरा, 3 आदमी एबीसी है और इसके बीच बांटना है 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए का नोट, और तीनों को जो पैसा मिला है वो 15:2:3 में है। तो कह रहा है किस रेशियो में नोट है, नोट की संख्या बताइए। तो देखिए यहां पर रेशियो निकालने के लिए थोड़ा सा हम माथा लगा देंगे। माथा क्या लगाएंगे जरा ध्यान दीजिए, सुविधा थोड़ा सोचिए। यहां पर अपनी सुविधा देखिए, अगर यहां पर हम 100 से गुणा कर दे तो 1500 हो जाएगा। तो नियम क्या कहता है कि रेशियो में जितने टर्म है सब में इक्वल नंबर से गुणा होगा। 100 से यहां तो 100 से यहां भी और 100 से यहां भी। कहिएगा 100 से गुणा क्यों किया, तो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए 100 से गुणा किए तो धन कितना हो गया, समझिए 1500 रुपया हो गया। अब बोलिए बाबू कि 500 रुपया वाला नोट है, किसी के पास धन है, ए के पास धन है कितना 1500 रुपया, तो कै गो नोट होगा 500 रुपया जो है 1500 में कै गो होगा, 3 गो होगा। अरे होगा कि नहीं, बोलिए 200 रुपये का नोट किसी आदमी के पास है, 200 रुपये है, 200 रुपये वाला नोट और है उसके पास कितना 200 रुपया, मतलब समझ गए कि ये वो नोट उसके पास। अरे एक वो नोट ना होगा,
देखिए किसी आदमी के पास जो है धन है कितना 300 रुपए और 100 रुपये है, तो जाहिर सी बात हम समझ गए 3 वो होगा, 100 रुपये का 3 तब ना 300, तो ऐसे ही माथा लगा लेना है, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3:1:1। 100 से गुणा किए जिससे कि हम आसानी से चीज को सोच सके कि 500 रुपए वाला 3 नोट होगा तब जाकर 1500 पूरा होगा, 200 रुपए वाला 1 नोट होगा तब जाकर 200 पूरा होगा, और 100 रुपए वाला 3 नोट होगा तब जाकर 300 पूरा होगा। इसमें मतलब ऐसे सोच लेना है। तो नोट की संख्या का बस रेशियो पूछता है 3:1:3, मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन है 1/5 + 2√3 और क्वेश्चंस करें कि हर का प्रमेय मान ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपली इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। एक बात मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि रूट वाली जो संख्या होता है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और एक बात मैं बता दूं, किसी भी भिन्न का जो हर है वो रूट में नहीं होनी चाहिए, अंश में रूट चलेगा। और देखिए यहां पर बोल रहा है प्रमेय में इसका मान कितना होगा, मतलब इसको प्रमेयीकरण करना है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि प्रमेयीकरण करने का तरीका क्या होता है, नीचे में जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, यानी 5 - 2√3 से ऊपर भी गुणा और 5 - 2√3 से नीचे भी गुणा होगा। जल्दी बोलिए बाबू, ऊपर में तो ज्यों का त्यों हो जाएगा 5 - 2√3, बट नीचे में एक फॉर्मूला लग जाएगा a + b * a - b। पता है सबको क्या होता है, जल्दी से बोलिए सब लोग, तो कहिएगा a² - b² होता है। a² - b², तो बोलिए वो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, 4 × 12। तो बोलिए उत्तर कितना हो गया 5 - 2√3/13 आपका उत्तर हो जाएगा। अरे 25 में से 12 घटा 13, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जल्दी बताइएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एलिगेशन से है, कह रहा है शरबत के 2 मिश्रण है और पहले मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो 4:3 है। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने लिख दिया पानी और यहां पे लिख दिया शरबत, और 2 तरह का मिश्रण है। मैं आपको बता दूं कि पहला मिश्रण में पानी और शरबत का जो रेशियो है वो है 4:3। फिर मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो मिश्रण है उसमें रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है। फिर इसके बाद क्या करा कि दोनों को 1:2 के रेशियो में मिश्रित किया जाए तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो कितना है, जानते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है 1:2 में मिलाया जाए, कह रहा दोनों को 1:2 में मिलाया जाए। इसका अर्थ जानते हैं 1:2 में मिलाने का मतलब, 1:2 में मिलाने का मतलब क्या है कि जितना पहला मिलाया जाए दूसरा मिश्रण उसका डबल मिलाया जाए। 1:2 में मिलाने का मतलब ये, अगर 1 लीटर तो इसको मिलाना है 2 लीटर, वो अगर 2 लीटर तो इसको मिलाना है 4 लीटर, अगर वो 100 लीटर तो इसको मिलाना है 200 लीटर। ये बात है, मतलब जस्ट इसका वैल्यू नीचे वाले का ऊपर वाले का डबल होना चाहिए। तो क्या डबल है, देखिए जोड़ के 4 3 7, 3 2 5, क्या 7 का 5 डबल है, नहीं है, तो करना पड़ेगा आपको। अब सीखिए कैसे होगा, देखिए इसको जोड़िए 5 से यहां गुणा और इसको जोड़िए 7 से यहां गुणा, 4 3 7 से यहां गुणा और 3 2 5 से यहां गुणा। ऐसा करने से दोनों बराबर हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है। इसको जोड़ के यहां गुणा, इसको जोड़ के यहां गुणा, ऐसा करने से बराबर हो जाता है। देखिए 4 3 7 5 35 और 3 2 5 7 35 बराबर हो गया। लेकिन हमको बराबर बराबर तो नहीं मिलाना है। अगर क्वेश्चंस में कहता है कि बराबर और मिलाइए तो यहीं पर हम जोड़ देते हैं। हमको मिलाना है 1:2 में, तो कोई बात नहीं, इसमें 1 से गुणा और इसमें 2 से गुणा। अगर बोलता है कि 4:3 में मिलाना है तो यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा। अगर बोलता है 5:7 में मिलाना है तो यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 7 से गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली क्या करिए, अब जोड़ दीजिए, दोनों को मिलाना है ना। अब मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होगा उसमें बोल रहा है पानी और शरबत का रेशियो कितना हो, जल्दी बोलिएगा। देखिए 5 चौके 20 पानी यहां है और ये कितना है 14 दिया कितना 42। देखिए बाबू कुल मिला के पानी कितना हो गया 20 + 42। अब शरबत देखिए तो 5 दिया कितना 15, और देखिए बाबू 14 दूना कितना 28। ये क्या है, शरबत है। चलिए 20 और 42 जरा जोड़िएगा तो मैं देख पा रहा हूं 62 हो गया, और यहां पर जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अरे जोड़ के तो देखिए आप, तो हम ये कर सकते हैं 62:43 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि और ये कटने वाला नहीं है।
तो उम्मीद है आप सबको ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया होगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, यहां पर ये क्वेश्चन काफी हैवी दिख रहा है, अगर क्वेश्चंस को हम लाएंगे तो फिर स्क्रीन पे तो सॉल्यूशन नहीं दिख पाएगा, इसलिए क्वेश्चंस को पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चंस को अपने सामने रखिए और तब ये समझिए आप। तो आइए क्वेश्चंस को पहले समझना, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है वेन डायग्राम का, मैंने लिया है आपको सिखाने के लिए। आइए, कहता है एक शहर में 85% लोग द हिंदू पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा डायग्राम को देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू। यहां पर मैंने बना दिया द हिंदू और यहां बना दिया आपका इंडियन एक्सप्रेस और यहां पर आपको बना दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये है आपका द हिंदू, ये है आपका इंडियन एक्सप्रेस और यहां है टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सुनिए 85% लोग द हिंदू पढ़ते हैं, यानी 85% लोग ऐसे हैं जो द हिंदू अखबार पढ़ता है। फिर कहता है 40% लोग द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, 40% लोग ऐसा है जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है। फिर बोल रहा है बाबू 20% लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कहता है बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, 32% लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले 32% लोग हैं। तो आप बताइए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के घेरा में कौन है? ये है ना, जरा ध्यान दीजिए, यही है ना, यही है ना दोनों घेरा में। तो ये पढ़ने वाले 32% लोग है, तो इस घेरा का मान कितना दिया है? 32। अगर बोलता है केवल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले, तो यहां पर सिर्फ हम 32 लिखते, केवल लगा देता तब, लेकिन दोनों बोल रहे हैं तो पूरा लेंगे। आगे पढ़िए जरा, कह रहा है कि 13% लोग द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 13% लोग। तो 13% पूरा इसकी वैल्यू है, यहां से यहां तक ये पूरा है 13% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 10% लोग इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 13% लोग द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां पर 13% होना चाहिए, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद आगे पढ़िए, तो 10% लोग इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 10% लोग। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस में क्या कहता है कि ऐसे लोग कितने प्रतिशत हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, मतलब ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ता है। तो एक बात बताइए, तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाला आपको लग रहा है कि बीच में है, और इसी का मान आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस में काफी लोग फंसते हैं, आप लोग रीजनिंग में भी ये चीज पढ़े होंगे, लोग पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, ये सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चंस दिया है। ये मान हमसे पूछता है, यहां पर हम मान लिए x, देखिए बोर्ड पर आपका पूरा 100% कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे। यहां मैंने x मान लिया, अब पूरे का मान ये 32 है और ये x है, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये हो जाएगा बाबू 32 माइनस x। अरे होगा कि नहीं? आप बताइए, पूरे ये 10 है और 10 में ये x है, तो ये कितना होगा बाबू? 10 माइनस x। ये पूरा 13 है, 13 में x है, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 13 माइनस x होगा। अरे होगा कि नहीं? 13 माइनस x। अब देखिए ये वाला जगह पे हमको मान लिखना है, देखिए जितना भी खाली जगह उसको आप फुलफिल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये पूरा द हिंदू का वैल्यू कितना है? 85। तो 85 में से अगर ये तीनों को हम घटा दे, ये तीनों को घटा दे, तो क्या इसकी वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तो जल्दी बोलिएगा सब लोग, 32 और 13 कितना हो गया? जल्दी बोलिए, 32 और 13 कितना हो गया? ऐसा करिए ना, यहां पर इसकी इस जगह की वैल्यू हम बगल में लिखते रहे। देखिए 85 माइनस, ध्यान दीजिएगा 85 में से घटाना है, किसको घटाना है? तीनों को पहले जोड़िए, तो 32 और 13 कितना हो गया आपका? 45। अब देखिए बाबू, जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, तो खाली माइनस एक्स रह जाएगा, माइनस एक्स। अब जल्दी बताइए, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स, और 85 में से 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सब लोग समझे होंगे। ठीक वही चीज यहां पे लिखना है, जरा ध्यान दीजिएगा,
ये खाली जगह का मान लिखना है केवल द हिंदू पढ़ने वाले, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले। तो 40 में से हम क्या करेंगे, ये तीनों को घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा 40 माइनस, क्या माइनस करना है, तो देखिए 32 और 10 42, 42। अब फिर देखिए बाबू माइनस एक्स और प्लस एक्स करेंगे तो खत्म हो जाएगा और माइनस एक्स सिर्फ रह जाएगा। देखिए माइनस और माइनस प्लस एक्स और 40 में से 42 घटा -2, यानी इस जगह पे होगा -2। यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा बाबू सब लोग, हमको पूरा ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वैल्यू 20 दे रखा है, तो 20 में से क्या करना है, ये तीनों को घटाना है। तो 13 और 10 कितना 23, 23 और ये माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, सिर्फ माइनस एक्स रह जाएगा। अब बोलिए बाबू माइनस माइनस कितना प्लस एक्स और 20 में से 23 घटा कितना -3। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये सारा जगह को मैंने फुलफिल कर लिया। अब देखिए टोटल लोग कितने परसेंट होता है जरा बताइए, 100% लोग होता है कि नहीं, टोटल लोग 100% होता है। तो अगर ये सारा डाटा को जोड़ के अगर 100% कर दे तो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जोड़ने का भी एक टेक्निक है, यहां पर कैसे जोड़ना है जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए सारे डाटा को जोड़ना अंदर वाले को। तो एक बात बताइए, ध्यान दीजिए सब लोग, प्लस एक्स माइनस एक्स, अरे जोड़ेंगे तो प्लस माइनस खत्म नहीं होगा, खत्म होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया। अरे हुआ कि नहीं, हो गया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर 32 में से 2 घटा कितना 30, 30 और 30 40 70, मतलब इतना कैलकुलेशन कर लिए 70, याद रखिएगा 70 और 10 कितना 80, 80 और 13 कितना 93 और 93 में से 3 घट गया 90, 90। और देखिए एक्स सब जगह कट चुका है, खाली वो बीच वाला एक्स बचा हुआ है, तो 90 प्लस एक्स और जोड़ दिए तो पूरा कितना हो गया 100% लोग। अब 90 जाके घट गया तो एक्स का मान 10%, यानी हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि तीनों अखबार पढ़ने वाले जो लोग हैं वो हमने एक्स माना था और एक्स की वैल्यू कितना आ गया 10, यानी 10% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एक बार आप खुद से अभ्यास करिएगा। देखिए बाबू 17 नंबर क्वेश्चन नंबर सिस्टम के रेकरिंग टॉपिक से है, 0.0987 दे रखा है और 87 पे रेकरिंग है। क्वेश्चन कहता है का सबसे छोटा साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा। ऑप्शन तो सबको बाबू दिख रहा है स्क्रीन पर, फ्रैक्शन के रूप में है। तो आप सीखिए जरा कि रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। मेरी बात को जरा गौर सुनिएगा। सबसे पहले सिंपली जो नंबर दिख रहा है बिना डेसिमल का आप लिख लीजिए, तो मैंने लिख दिया 987, ठीक है। अब आप जरा काउंट करिए कि कितना डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है, 1 2, 2 डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है तो नीचे में 2 को 9 लिख देंगे। जितने डिजिट के ऊपर में रेकरिंग रहेगा उतना 9 हम नीचे लिखते हैं, लिख दिए। अब फिर दशमलव के बाद आप देखिए कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो काउंट करिए 1 2, दशमलव के बाद देखना 1 2, 2 अंक के ऊपर में रेकरिंग नहीं है तो 2 को 0 बैठाएंगे। कंसेप्ट है, याद रखिएगा सब लोग, रेकरिंग के बदले लिखते हैं 9 और बिना रेकरिंग के बदले लिखते हैं 0। तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9 और 2 को अंक बिना रेकरिंग का है तो 2 को 0 लिख दिए। अब अंश में भी न्यूमरेटर में भी ध्यान रखना है कि जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको माइनस कर देते हैं। 0 9 पे रेकरिंग नहीं है तो 9 को माइनस कर देंगे, 0 9 का मतलब 9 ही होता है। अब देखिए बाबू 987 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो 900 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अरे नहीं होगा, 78 होगा ना, 978 और नीचे में कितना हो गया बाबू 9900 हो गया। मैं देख पा रहा हूं 3 से अगर इसको हम काटते हैं तो 3300 बार में कटता है और 3 से कटेगा 326 बार में, और ये नहीं कटेगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 326 बटा 333, सॉरी 3300, ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 18 जरा ध्यान सब लोग पढ़िएगा। रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है, कंप्यूटर गेम में एक निर्माता एक दीवार को 12 घंटे में बना सकता है। एक कंप्यूटर गेम में एक निर्माता जो है 12 घंटे में बना सकता है। देखिए यहां पर निर्माता है और 12 घंटे में किसी चीज को ये बना सकता है, दीवार को। और दूसरा चीज जानते हैं कंप्यूटर गेम में क्या है, विनाशक है। ये कह सकते हैं आपका बिल्डर है और ये आपका डिस्ट्रॉयर है, विनाशक जो विध्वंस कर रहा है। ये 20 घंटे में किसी दीवार को ध्वस्त कर सकता है। अब आप सिंपली क्या करिए, दोनों का एलसीएम कर लीजिए। जल्दी से बताइए एलसीएम कितना होगा, 60
और यही है आपका टोटल वर्क। 12 पंचे 60 यानी +5 लिखेंगे और 20 तिया 60 यहाँ पर -3 लिखेंगे। कहिएगा -3 क्यों लिख रहे हैं? तो आप बताइए बाबू, विनाशक क्या कर रहा है? दीवार को ध्वस्त कर रहा है और निर्माता दीवार को बना रहा है। दीवार को बना रहा है मतलब पॉजिटिव काम कर रहा है और बिगाड़ रहा है मतलब निगेटिव काम कर रहा है। खाली करने वाला पाइप क्या कर रहा है? टंकी को खाली कर रहा है तो निगेटिव वर्क कर रहा है। और जहां पे वर्क निगेटिव होता है तो उसके एफिशिएंसी को हम माइनस साइन के साथ दिखाते हैं, और जहां पे वर्क पॉजिटिव हो रहा है वहां पर हम पॉजिटिव साइन के साथ एफिशिएंसी को दिखाते हैं। तो आगे क्वेश्चंस को जरा पढ़िएगा। यहां से बस हमें ये पता चला कि निर्माता को अगर 1 घंटा खोल देंगे ना तो 5 भाग आपका दीवार जोड़ देगा, और विनाशक को अगर 1 घंटा खोलेंगे तो 3 भाग उसको ध्वस्त कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे निर्माता और विनाशक दोनों को शुरुआती स्तर पर काम करने के लिए सेट किया गया, लेकिन 12 घंटे बाद विनाशक को बाहर निकाल दिया गया। तो आप हमको बताइए कि 12 घंटा जो है दोनों काम किए, 12 घंटा दोनों काम किया। आप बताइए बाबू, दोनों का 1 घंटे का काम कितना होगा? 2 होगा। अरे 5 में से 3 घंटा, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर 2 भाग दीवार बनाएगा। 12 घंटे तक दोनों साथ साथ रहा है तो आपको लग रहा है कि 24 काम कर देगा। 12 घंटे का काम कितना हो गया? 24। अब आप हमको बताइए कि 60 भाग काम में 24 भाग कर दिया तब बचा कितना? 36 भाग। अरे बचा कितना? 36 भाग बचा। अब क्वेश्चन कर रहे हैं विनाशक को बंद कर दिया गया। तो बताइए बाबू, जब विनाशक को बंद कर दिया गया तो ये बचा हुआ दीवार को कौन बनाएगा? निर्माता। और निर्माता आप देख सकते हैं कि 1 घंटा में 5 भाग बनाता है, तो 36 भाग बनाने में कितना समय लग जाएगा? 5 से भाग दे देंगे तो 5 सते 35, 7/1/5 घंटा। तो देखिए इसको हम कह सकते हैं 7 घंटा और 1/5 घंटा है। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 5 से 60 12 में कट जाएगा, यानी 7 घंटा 12 मिनट टाइम लगेगा विनाशक के हटने के बाद। लेकिन हमसे क्वेश्चंस क्या बोला, जरा ध्यान दीजिए, दीवार को बनाने में टोटल टाइम बताओ कितना होगा? टोटल टाइम तो 12 घंटा पहले और 7 घंटा 12 मिनट और। तो मैं देख पा रहा हूं आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 19 घंटा 12 मिनट। अरे 12 7 19 19 घंटा 12 मिनट। कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एलसीएम है और सिंपली आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 15x³ और y⁴, और फिर यहां पर दे रखा है 12x² और y⁵। यही दो संख्या दे रखा है और इसका एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन तो मेरा सिर्फ एलसीएम पूछता है, लेकिन आपको हम एचसीएफ भी सिखा रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कांस्टेंट देखिए तो 15 और 12 है। अगर एलसीएम निकालना है तो 15 12 का एलसीएम लिखिए सबसे पहले, और एचसीएफ निकालना है तो 15 12 का एचसीएफ लिखिए। तो बोलिए 15 12 का एलसीएम आपको कितना हो गया? 60, ठीक है? अब एलसीएम जो होता है वो मैक्सिमम पावर का गुणनफल होता है। एलसीएम जो होता है वो मैक्सिमम पावर का गुणनफल होता है, और एचसीएफ जो आपका होता है वो मिनिमम पावर का गुणनफल होता है। तो चलिए x इसमें भी है, x इसमें भी है। बताइए मैक्सिमम पावर 2 है कि 3 है? 3 है तो 3 लिख देंगे। y का मैक्सिमम पावर 4 की 5 5, तो ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिएगा सब लोग। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछता तो 15 और 12 का एचसीएफ कितना बाबू? 3, और मिनिमम पावर तो x का मिनिमम पावर 3 की 2 2, और y का मिनिमम पावर 5 की 4 4, यानी ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, जरा पढ़िए सब लोग। तो कहता है नीचे प्रश्न पढ़े और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा समीकरण पर्याप्त है। देखिए प्रश्न क्या है कि x की वैल्यू बताओ, और दो स्टेटमेंट दे रखा है, पहला और दूसरा, और आपको ये बताना है कि x की वैल्यू किस स्टेटमेंट के प्रयोग से निकलेगा। तो एक बात बताइए, x का मान तो निकलेगा उसी से ना जिस समीकरण में वेरिएबल x रहेगा। तो बताइए पहला स्टेटमेंट में x है, मतलब इसको सॉल्व करने पर x का मान निकल सकता है। आप बताइए इसमें कहीं x है क्या? सेकंड स्टेटमेंट से x की वैल्यू निकलेगा? नहीं। तो बताइए x का मान निकालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला। और देखिए केवल एक पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो उम्मीद है आज के सेट का डिस्कशन सबको पसंद आया होगा। आप हमको कमेंट में लिख के जरूर बताइए, और मिलते हैं हम
अगले सेट में। धन्यवाद।